हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो कैसा लग रहा है डिफरेंशिएशन पढ़ के? अगर मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है तो फटाक से दिल बना दो भाई कमेंट सेक्शन में। अगर मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, मेरी आवाज़ आ रही है तो दिल बना दो भाई। और एक बार अगर कल की क्लास में तुम्हें आनंद आ गया हो तो जल्दी से आनंद लिख दो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, कल के लेक्चर में अपन ने कोशिश करी कि सबको बहुत ही अच्छे से, आराम से, आसानी से डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए। लेकिन भाई तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन ना बहुत शातिर खिलाड़ी है भाई। ये क्या करता है, ये जितना समझ में आता है ना उतना धीरे धीरे दिमाग के अंदर उलझने पैदा करता है। तो हो सकता है कई लोगों को कल कई सारे सवाल परेशान कर रहे होंगे, और कई सारे बच्चे तो ऐसे भी थे जिनको मुझे आज समेटना पड़ेगा, वो कल बिखर चुके हैं, है ना, बिल्कुल बिखर चुके हैं। तो भाई अपन उनको समेटेंगे और आज के लेक्चर में आपको पूरी फील दिलाने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल से आज डिफरेंशिएशन से प्यार तो हो ही जाएगा भाई, है ना। बहुत ही सिंपल टूल है, दिखता बड़ा है, बहुत काम का है, तो इग्नोर मत कर मेरी जान इसको, ठीक है। चल भाई, पहले ना मैं कुछ चीज़ें एक बार नोट करके लाया हूं भाई, है ना। तो मैं कुछ चीज़ें नोट करके लाया हूं जो मुझे डीएम में आई हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले मैं ये क्वेरीज रिजॉल्व कर देता हूं, उसके बाद लेक्चर का कुछ हम नया शुरू करेंगे, ठीक है। चल भाई, तो सबसे पहले एक बालक ने पूछा, सर ये dy बाय dx क्या है, ठीक है। देखो, मैं सारी वो बातें बता रहा हूं जो तुम्हें कल समझ में आ जानी चाहिए थी। अगर किसी कारणवश कोई डाउट रह गया तो एक बार फिर से सुन लो उन बातों को, ठीक है भाई। चलो, तो ये dy बाय dx क्या है? तो भाई ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को अलग शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो एक्चुअली क्या है, हम यहां जो कर रहे हैं dy बाय dx वो है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। उससे मिलेगा क्या, ये हम कर रहे हैं। ये dy बाय dx लिखने का मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को x के रिस्पेक्ट में। उससे हमें क्या मिलेगा, तो उससे मिलेगा ये। तो ये जो एक्चुअल खिलाड़ी है ये है रेट ऑफ चेंज, है ना। तो क्या मिलेगा dy बाय dx करके, रेट ऑफ चेंज मिलेगा। किसका रेट ऑफ चेंज मिलेगा? y का विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा, ठीक है। अभी याद रख ले बेटा इतनी बात, ठीक है भाई। चल अब देख, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसमें एक चीज और सुन लो भाई, जैसे अगर मान लो मैंने तुम्हें सिखाया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब कुछ बालक पूछ रहे हैं कि सर ये एफ डैश एक्स क्या होता है? तो एफ डैश एक्स कुछ नहीं होता है। अगर फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करके दिखाना चाह रहे हैं तो एफ डैश एक्स करके लिख सकते हैं, या फिर dy बाय dx लिख सकते हैं, या फिर d। अब यहां पे ब्रैकेट लगा के हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे थे? पहले ध्यान से देख मेरी जान, हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे थे? हम y को डिफरेंशिएट कर रहे थे। और y क्या है? y कुछ भी नहीं, f ऑफ x है। तो मैं इसको पूरा f ऑफ x भी लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये भी वही, ये सारी चीजें एक ही सेंस बनाती हैं। आप f के ऊपर डैश लगा दो, मतलब आपने फंक्शन f को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। अगर आप dy बाय dx लिख दो, उसका मीनिंग भी सेम है। अगर आप dfx बाय dx लिख दो, उसका मीनिंग भी सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ इस बात को, एग्जाम्पल के तौर पे समझ। अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है तो कल सिखा दिया मैंने तेको कि dy बाय dx क्या लिखेंगे? इसका 3x स्क्वायर लिखेंगे। अगर सवाल में इस तरीके से ना लिखकर
इस तरीके से ना लिखकर ऐसे लिख दिया जाए कि डी ऑफ एक्स क्यूब बाय डी एक्स। इसका मतलब भी वही है कि तुम्हें इस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा आंसर? इसका आंसर भी आएगा 3x²। और हो सकता है कि इन दोनों तरीके के अलावा भी ऐसे बोल दे कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है, सिंपली y डैश पूछ ले। तो y डैश का मतलब क्या होता है? dy बाय dx होता है। ठीक है, यानी कि dy बाय dx मतलब जिस भी वेरिएबल के, जैसे y अभी x का वेरिएबल है तो dy बाय dx, अगर y अगर t का वेरिएबल होगा तो dy बाय dt। ये बात अंडरस्टूड है। ठीक है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 3x² ही आएगा। ये सारी एक ही बातें हैं भाई। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार बता दो, यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार लिख दो कमेंट्स में चमका। इतना चमक गया तो मैं आगे चमकाऊं। जिन्होंने आज ही बैच लिया है, आप भाई आज का लेक्चर थोड़ा सा कल पे डिपेंडेंट है, हम पूरा रिपीट नहीं कर पाएंगे, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा आज का लेक्चर। और जिन्होंने आज या कल में ज्वाइन किया है वो पिछले 8 लेक्चर को बिल्कुल ध्यान ना दें, वो कल के लेक्चर से चालू करें। जहां से मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है, जहां से कैलकुलस स्टार्ट किया है, वहां से आप स्टार्ट करें। ठीक है, अब देखो उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक डाउट, भाई ये बहुत ही खतरनाक डाउट है, ये एकदम खतरनाक डाउट आया कल। खतरनाक डाउट क्या आया? देखो, मैंने तुम्हें पढ़ाया रेंज एंड डोमेन। मैंने बोला कि देखो y इज इक्वल टू x² है, इसका x जो है ना वो किसी भी रियल नंबर को बिलोंग कर सकता है। आप x में जो चाहे वो वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब y की बात करेंगे तो y विल बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर प्लस एक मैंने बोला था जीरो भी ले लो। ठीक है, कि जीरो भी आएगा क्योंकि जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव में काउंट नहीं होता, वो अलग है। ठीक है, क्यों ऐसा? x 0 पे y 0 हो जाएगा। और उसके अलावा x चाहे कुछ भी हो, x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो, x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो मैंने बोला था कि y हमेशा पॉजिटिव रहेगा और 0 भी रह सकता है। तो ये हो गया था रेंज, दिस वॉज रेंज। अब कुछ महानुभव लोगों ने ये सवाल पूछा मुझसे कल कि सर यहां पे आप कह रहे हो कि y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और फिर आपने सर सवाल चेंज करा, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिया और बोल रहे हो x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, या फिर बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिख रहे हो, और लिख रहे हो y बिलोंग टू -1 से 1। सर यहां पे तो आपने y को नेगेटिव ले लिया। अरे क्यों ना लूं मेरी जान, ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है भैया, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है भैया। दो अलग अलग फैक्ट्री थी बेटा। एक फैक्ट्री में सीमेंट बनता था, एक फैक्ट्री में लोहा बनता था। तो एक फैक्ट्री का आउटपुट सीमेंट होगा, एक फैक्ट्री का आउटपुट लोहा होगा। कितना डिफिकल्ट है इसको समझना, कितना डिफिकल्ट है इस बात को समझना। दो अलग अलग फंक्शन है तो उनके आउटपुट अलग अलग आ सकते हैं ना भाई। जैसे मान के चलो एक फैक्ट्री में कागज बनता है, एक फैक्ट्री में कागज बनता है, तो उस कागज को बनाने के लिए क्या लगा भैया? पानी लगा भैया, चूना लगा भैया, पेड़ के पल्प लगे, है ना, और मशीन लगी। मतलब चलो मशीन को तो फंक्शन ही बोल दिया। रॉ मटेरियल पूछ रहा, रॉ मटेरियल क्या लगा? इनपुट क्या क्या होगा? पानी, चूना, कागज, सॉरी पेड़ का पल्प, कागज तो बनेगा। ये तीन हमने क्या दिया? इनपुट दिया। और उधर से क्या निकल के आया? कागज निकल के आया। तो भैया कागज मेरा रेंज है, मेरा आउटपुट है, और मेरा डोमेन है वही पेड़ का पल्प, वही चूना और वही पानी। तो ये तीन चीज मेरे क्या हो गए? ये मेरे डोमेन हो गए, डोमेन। ठीक है, क्लियर है? अब ये अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग फंक्शन के अलग अलग डोमेन होंगे, अलग अलग डोमेन होंगे और अलग अलग रेंज होगी। फिर भाई एक ने और ये पूछा, हमें कैसे पता चलेगा किसका क्या होगा? अरे कॉमन सेंस है भाई मेरी जान, ये कॉमन सेंस से पता लगेगा और धीरे धीरे ये सीख भी जाओगे। मान लो अगर मैं बोल दूं एक फंक्शन है y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो इसके अंदर कोई पूछे रेंज बताओ, तो भैया रेंज कैसे बताएंगे, तो सोचेंगे कि यार ये x तो हमेशा 0 होगा या 0, x स्क्वायर है, x के अंदर कुछ भी वैल्यू जा सकती है, लेकिन x स्क्वायर तो हमेशा रहेगा क्या, पॉजिटिव या फिर 0। तो इसके अंदर क्या आएगा आंसर, इसके अंदर रेंज आएगी, ध्यान से देखना, इसके अंदर रेंज आएगी y बिलोंग्स टू क्या, 5 से इंफिनिटी। क्यों सर, क्यों ऐसा, अरे बेटा जब y was equal to x square then y belonged to what, all positive number including 0, यानी कि 0 से इंफिनिटी तक सब आ गया था, ठीक है ना। ये जो पीछे लिखा हुआ है मैंने, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 0 से इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से यहां पे ये रेंज आई कब, ये रेंज आई जब y किसके बराबर था, x स्क्वायर के बराबर था। तो अगर y x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा तो सारा का सारा आउटपुट 5 से बढ़ जाएगा, तो जो 0 था वो अब 5 हो गया, क्योंकि अब आप चाहे x को कुछ भी डाल लो, y का कम से कम आंसर 5 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई होगी, और क्या डाउट था, और एक सुंदर सा डाउट था ना, बस ठीक है। हाँ ये अब एक लास्ट बात, कई बच्चों ने बोला कि सर हमें dy बाय dx करना तो आ गया, ये आ गया सर, ये आ गया, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग कहोगे गलत है तो ले बेटा ले, आ गया, ठीक है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आई सर, वो जो बॉल को आपने, वो जो गैलीलियो साहब ने ऊपर से फेंका था और बोला था कि किसी बहुत ऊपर से फेंकेंगे तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, वो x इज इक्वल टू 5t² वाला एग्जाम्पल एक बार अगर और हो जाता गुरुजी तो मजा आ जाता। बोलो एक बार और हो जाए क्या, एक बार और हो जाए क्या ये वाला एग्जाम्पल, एक बार क्लैरिटी के लिए करना है क्या इसको, जो भी ओपिनियन है जल्दी से एक बार बताओ, फिर वो हिसाब से करेंगे। यार सरप्राइज क्या है भाई, कौन सा सरप्राइज, ठीक है। तो देखो एक बार इसको अपन वापस से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जल्दी से, और आज बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्लियरली क्विकली करेंगे इसको। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और यहाँ पे मतलब अगर किसी को लग रहा है सही जमीन पे बॉल गिर जाएगी तो जमीन हटा देते हैं भाई, इधर इधर खाई है, इधर इन्फिनाइट डेप्थ तक खाई है, कोई दिक्कत नहीं, बॉल जहां तक जाना चाहे जा सकती है। तो तुम लोग को ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि सर आपने बोला सर 5 सेकंड में 125 मीटर गिरेगी, अगर टावर ही 100 मीटर का होगा तो सर वो जमीन पे गिर जाएगी ना, ये भी डाउट पूछा भाई कल किसी ने। तो देखो बेटा, देख अब ये है t इज इक्वल टू 0 की कहानी। अब यहां से मान ले ये x को बता दिया था मैंने, अब ये x जो है वो 5t² कैसे आया ये भी बता दूंगा, अभी समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले कुछ मार्किंग कर लेता हूं, पहले देख t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये कितना नीचे आ चुका होगा भाई, ये आ चुका होगा 45 मीटर। कैसे मालूम पड़ा, यहाँ पे 3 डाला तो t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45। उसके बाद चेक किया भाई t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है, ये 3 सेकेंड था, ये 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में मालूम पड़ा कितना नीचे आ चुका है गाड़ी, ये बॉल कितनी नीचे आ चुकी है, 4 सेकेंड डाला इसके अंदर, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 80, तो मालूम पड़ा 80 मीटर नीचे आ चुका है, ठीक है। अब देख मैंने कल एग्जांपल लेते समय एक चीज और ली थी इसके अंदर, 5 सेकंड भी लिया हुआ था, ठीक है, तो एक बार और इसको नीचे ड्रॉ करते हुए मान लेते हैं ये 5 सेकंड की लाइन है, तो दिस इज लेट्स से t इज इक्वल टू 5 सेकंड, ठीक है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड, और ये टॉप से बॉल कितना नीचे आ चुकी है, टॉप से ये बॉल नीचे आ चुकी है, मान लेते हैं भाई
5 डालेंगे इसके अंदर तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125, तो 125 मीटर नीचे आ चुकी है। ठीक है, अब देख, जब तक तू एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा था, जब तक तू एवरेज स्पीड निकाल रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना था। जैसे कि और ये टाइम नहीं होता सिर्फ, ये टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, ये टाइम इंटरवल होता है, ये बात समझ लो। तो जैसे कि अगर मुझे स्पीड निकालनी थी लेट से 3 से 4 सेकंड की, जो मैंने कल निकलवाई भी थी, ठीक है, तो 3 से 4 सेकंड में, पहले मैंने निकलवाई थी 3 से 5 सेकंड, तो वही निकलवा देता हूं 3 से 5 सेकंड में। तो देख, यहां से चला 45 मीटर, अब 3 से लेकर 5 सेकंड तक कितना चलेगा, तो 125 माइनस 45, ये आ जाएगा डिस्टेंस, ये वाला आ जाएगा डिस्टेंस। कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस, यहां से 3 से लेकर 5 सेकंड तक 125 माइनस 45, यानी कि कितना हो गया, ये 80 मीटर हो गया भाई। 80 मीटर चल लिया बॉल 3 से 5 सेकंड में, तो डिस्टेंस आ गया 80 मीटर, और 3 से 5 सेकंड में इंटरवल कितना हो गया, 2 सेकंड का, तो आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकंड। बट मैंने बताया था, देख, ये 3 से 5 में ऐसा नहीं होगा कि लगातार वो 40 से चलता रहेगा, वो स्पीड बढ़ती रहेगी उसकी। क्लियर है? लेकिन अब एक बार और करके देखते हैं, क्या इसको देख लेते हैं कि भाई हमें चाहिए 3 से 4 सेकंड के बीच में। तो जब 3 से 4 चेक किया, 3 से 4 चेक किया, तो 80 में से 45 को माइनस किया, ये देख, ये 80 था और ये 45 था, माइनस किया, मालूम पड़ा कितना आया, 35 मीटर आया। ठीक है, तो मुझे मालूम पड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया 35 मीटर, और टाइम लिया कितना, 1 सेकंड का, 3 से 4 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का टाइम लिया, 3 सेकंड्स टू 4 सेकंड, आंसर आ गया 35 मीटर पर सेकंड। तो ये सारी क्या निकल रही है, ये एवरेज स्पीड निकल रही है। क्यों? इसमें हमें एक इंटरवल चाहिए होता है कि भैया 3 से लेकर 4 सेकंड के बीच में क्या एवरेज स्पीड रही। लेकिन अब सवाल पूछने का तरीका बदल दिया, सवाल पूछने का तरीका ये कर दिया कि भैया ये सब छोड़ो, आप तो मुझे बताओ, इसको एक काम करते हैं, यहां लिख लेता हूं, आप तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द स्पीड एट 4 सेकंड। खतरनाक, मतलब मैंने टाइम इंटरवल दिया ही नहीं। अब तुम बोल रहे हो सर इंटरवल तो चाहिए। कुछ बच्चों ने कल, याद करो क्या गलती करी थी, जब मैंने स्पीड एट 4 सेकंड बोला तो कुछ स्मार्ट बच्चों ने क्या किया, उन्होंने 0 से 4 सेकंड का डिस्टेंस लिया 80 और टाइम लिया 4 सेकंड और 80/4 कर दिया। वो गलत है, वो 0 से लेकर 4 सेकंड तक का एवरेज स्पीड मिल गया, जो कि आया था 80/4 20। लेकिन मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने पूछा स्पीड चाहिए 4 सेकंड पे, मतलब अब मुझे एकदम 4 सेकंड पे ही चाहिए। तो क्या करेंगे उसका मैंने तुम्हें तरीका सिखाया था, अब वो तरीका मैं दोहराने जा रहा हूं, सुन लो एक बार बहुत ध्यान से। कि मान लो t = 0 पे तुमने बॉल को छोड़ा, किसी टाइम पे वो x चल चुकी है, एकदम जनरल सॉल्यूशन कर रहे हैं, x चल चुकी है किसी टाइम t पे, और मुझे भाई क्या चाहिए, मुझे रेट चाहिए, जिस रेट से, मतलब क्योंकि क्या होता है, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यही स्पीड होता है। मतलब मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही बात को अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने, क्या बोलते हैं, dx/dt बोलते हैं। सर तो हम डायरेक्टली dx/dt कर लेते हैं ना, x = 5t² तो दिया हुआ है, तो कर लेते हैं। हाँ कर सकते हो, सही है, बट मैं वही तो सिखा रहा हूं कि ऐसा हम क्यों करते हैं, वही सीख रहे हैं अपन कि क्यों करना है ऐसा, वही सीख रहे हैं। देख बेटा, तो अब मुझे ये dx/dt चाहिए। कुल मिला के मैंने कल क्या सिखाया था कि dx/dt जो होता है ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा ΔX/ΔT ही है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको कि भैया जी ये ΔT को ना एकदम 0 के करीब ले जाइए, इतना छोटा कर दीजिए इंटरवल कि एकदम इंस्टेंट बन जाए। मतलब समय काल को इतना छोटा कर दो कि ऐसा महसूस हो कि सिर्फ इसी समय की बात हो रही है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं 5 बजे से 6 बजे तक ये कर रहा था, ये एवरेज वाली बात हो गई। अगर बोलूं मैं 5 बजे ये कर रहा था, मतलब एक इंस्टेंट की बात हो गई, एग्जैक्ट 5 बजे में क्या कर रहा था। तो अब देखो अपन ने क्या बोला, किसी टाइम t पे ये मान लो x चल चुका है।
अब मैं क्या इससे उम्मीद कर रहा हूं, मैं उससे उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे कोई एक इंटरवल बता दो, क्योंकि मुझे स्पीड के लिए वो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करना ही पड़ेगा, और उसके बाद में इस डेल्टा टी को लेके जाऊंगा एकदम करीब किसके, जीरो के। तो मैंने कहा भाई देखो, अगर एक्स चला है टी में, तो मान लो टी प्लस डेल्टा टी तक समय चेक किया जाए, मतलब टी से बहुत बहुत थोड़ा सा ज्यादा समय चेक किया जाए, तो बॉल थोड़ा सा और नीचे उतर जाएगी और हम बोल देंगे कि वो डेल्टा एक्स और चलेगी। ठीक है, यानी कि इसी बात को मैंने कल लिखा था कि अगर वो एक्स चल रही है टाइम टी में, या तो ऐसा लिख दिया मैंने कि टाइम टी में अगर वो एक्स चली है तो टाइम टी प्लस डेल्टा टी में वो चलेगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यही बात मैं कल तुम्हें समझा रहा था। क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो आगे सुनो। तो भैया x तो हो गया था भैया अपना 5t²। ठीक है, तो भैया x प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा बेटा, x प्लस डेल्टा एक्स होगा जब तू क्या करेगा, टाइम की जगह t प्लस डेल्टा टी डाल देगा। तो मैंने डाल दिया और स्क्वायर कर दिया। अब भाई ये ओपन करना पड़ा, तो ओपन किया तो क्या निकला, 5t² निकला, प्लस 5 इंटू डेल्टा टी स्क्वायर निकला, प्लस 10 इंटू डेल्टा टी इंटू टी निकला। ये पूरा टर्म निकला a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से, और इधर आ गया x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये x को मैं यहां प्लेस कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 5t² प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5t² प्लस 5 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 10 डेल्टा टी इंटू टी। ये 10 कैसे हो गया, अरे 2ab है ना, 2 इंटू टी इंटू डेल्टा टी करेंगे मिडिल टर्म, और बाहर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 आएगा। ठीक है ना, अब देख बात आगे सुन, इसको मिटा देता हूं वरना बाद में तुम लोग मिस्टेक करोगे। ठीक है, अब देख भाई लास्ट बात सुन, जब ये कर लिया तो हमसे ये और ये कट गया, और डेल्टा एक्स क्या मिल गया, डेल्टा एक्स मिल गया 5 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 10 डेल्टा टी इंटू टी, ये मिल गया। अब मैंने क्या बोला, स्पीड क्या है मेरी, स्पीड क्या है डेल्टा एक्स, तो स्पीड लिख लूंगा कब चाहिए, एट 4 सेकेंड चाहिए। तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई एक काम करो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिखो, और किस समय के लिए लिखो, t इज इक्वल टू 4 के लिए लिखो, और क्या करो डेल्टा t को लगभग जीरो के करीब ले जाओ, लगभग जीरो के करीब ले जाओ। तो मैंने लिखा है ना, तो अब डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां दी हुई है, देखो तो डाली मैंने, क्या आया 5 डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस 10 डेल्टा टी इंटू टी, और डिवाइड क्या करना है, टाइम इंटरवल से। कितना था भाई, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना था, ये टाइम इंटरवल तो डेल्टा टी ही था। ठीक है, तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। क्या आ गया आंसर, इसको लाइन बना देता हूं, क्या आ गया आंसर, देखो यहां पे ये आ गया भाई 5 डेल्टा टी प्लस 10 टी आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला, डेल्टा टी को लगभग जीरो कर दो, तो भाई ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, लगभग जीरो हो जाएगी, और ये टर्म बचेगी। यानी कि मैंने सक्सेसफुली डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी निकाला, जिसमें डेल्टा टी को मैंने लगभग जीरो कर दिया, और आंसर आया 10t। यही तो होता है dx बाय dt, यही समझाना चाह रहा था। अब अगर तुम इसका डायरेक्टली dx बाय dt करते तो भी यही वैल्यू निकल के आती। ठीक है, क्या बात क्लियर है? अब इतना तामझाम करना मतलब कि हर बार यानी कि जब तुमसे कोई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स पूछेगा, है ना, तो तुम क्या करोगे, तुम फंक्शन के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स डालोगे, फिर माइनस करोगे फंक्शन के अंदर x डाल के, इससे तुम्हें डेल्टा वाई मिलेगा, और तुम डिवाइड बाय डेल्टा एक्स करोगे, और ये करने के बाद तुम डेल्टा एक्स को कहोगे जीरो के क्लोज जाओ, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, dy बाय dx मिलेगा। अब इतना करने से अच्छा कि हम कुछ फॉर्मूला ही याद कर लें dy बाय dx के, हम इसको फॉर्मूला से ही सीख लेंगे, तो हमें हर बार इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूले मैं तेको आज बताऊंगा, लेकिन कल वाली बात समझ में आई कि कैसे मैंने स्पीड निकाली 4 सेकंड पे। मैंने
4 सेकंड पे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी किया और डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दिया और जैसे ही t इज इक्वल टू 4 डाला आंसर आ गया कितना 40, है ना। इसको लिख सकता हूं मैं यहां पे, इसको लिख सकता हूं यहां पे, एक बार ये आंसर आ गया तो लिख देता हूं एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? पहले मुझे बताओ ये जो मैंने बात अभी रिपीट करी है पूरी क्लियर है क्या? पहले एक बार जो मैंने रिपीट किया वो पूरा क्लियर है क्या? तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो कल मुझसे एक बालक ने बहुत अच्छी बात बोली। बोले सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि अगर मैं किसी गेंद को, अगर किसी बॉल को ऊपर से छोड़ूं और सर मैं किसी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसकी स्पीड पूछूं, तो सर मैं तो खाली ये करूंगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाऊंगा गुरुजी, और इनिशियल स्पीड 0 है और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आपने बोला था -g लेना, तो -10 ले लिया गुरुजी और टाइम को डाल दिया 4 गुरुजी, -40 मीटर पर सेकंड मेरा आंसर आ गया। तो ये भी तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन सर आपका आंसर क्या आ रहा था? आपका आंसर आ रहा था 40 और मेरा आ रहा है गुरुजी -40। हाँ बेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि तूने यहाँ पे स्पीड नहीं पता लगाई है, तूने वेलोसिटी पता लगाई है, और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी आता है, और नेगेटिव ये बता रहा है कि तेरी बॉल नीचे की तरफ जा रही है। अगर तू स्पीड की बात करेगा तो ये वेलोसिटी जो -40 मीटर पर सेकंड है, इसमें स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? वो 40 मीटर प्रति सेकंड है। सेम आंसर। अब एक बालक ने ये पूछा कि गुरुजी मुझे तो आप ये बता दो, वो गैलीलियो साहब को ये रिजल्ट कैसे मिला था? अरे गैलीलियो साहब को ये रिजल्ट ऐसे मिला था, मतलब वैसे तो ऑब्जर्वेशन था उनका खुद का, बट अगर तेरे को समझना है कि रिजल्ट यही क्यों मिला, तो ऐसे समझ कि अगर टॉप से अगर कोई चीज फेंकी जाए तो नीचे जाने में अगर वो x डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s की जगह क्या रखेंगे? देख किसी भी पॉइंट से बॉडी नीचे जा रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -x हो जाएगा, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि इसको हमने रेस्ट से ड्रॉप किया हुआ है, तो ये हो गया 0 प्लस अब क्या आ जाएगा? हाफ। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? -g। क्या आ जाएगा? -g, और ये आ गया t स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन लगाई, हमें मिल गया x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो ये रिजल्ट इसीलिए वैलिड है क्योंकि जो मैंने कल आपको यहां नंबर, ये इक्वेशन लिख के दिया था, वो एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन था। एज पर द रियल सिनेरियो वो करेक्ट था, इसीलिए रियल सिनेरियो में भी आंसर 40 आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब ठीक है, डेल्टा क्या है ये सब बता चुका हूं मैं एक बार, और अब बार बार उसी बात पे नहीं घूमेंगे। अब देखो क्या है, वो शीट कहां गई यार? हाँ अभी क्या था, और ठीक है, तो कल के सारे डाउट हो गए क्लियर। अब आज की बात करेंगे भाई, अब आज की बात करेंगे। और सबसे पहले एक कॉपी में हेडिंग डालो, अपनी नोटबुक में हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
डिफरेंशिएशन। देखो कल जो मैंने मेथड बताया वो एक मेथड है जो कि कह सकते हो एल्जेब्रिक है ना, वो एक एल्जेब्रिक मेथड है dy बाई dx को समझने का। अब मैं तुम्हें एक ग्राफिकल, एक ज्योमेट्रिकल मेथड बताने वाला हूं और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इजी है। अगर ध्यान से सुनेगा एक बार में चमक जाएगा भाई। अच्छा वो वाला सरप्राइज, अरे यार अब अभी कमेंट में दिखा मुझे, वो माही सर के साथ जो डेवलप किया था वो आएगा, वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद वही आएगा। बस रुक जाओ, वेट करो थोड़ा, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। हेडिंग डाल ली कॉपी में, तो अब लिखो भाई इसको फटाफट से नोट करो। अगर कॉपी में हेडिंग डाल ली हो तो फटाफट नोट करो भाई इस चीज को। देखो ध्यान से देखो इस बात को। देख बेटा, y इज इक्वल टू एक फंक्शन है x का, मतलब कोई एक रिलेशन है y और x का। तो अगर मान ले उसको अपन प्लॉट करते हैं, मान ले अगर उसको अपन प्लॉट कर देते हैं तो वो प्लॉट कुछ ऐसा आता है। देख मान लेते हैं अगर अपन उसको प्लॉट कर देता हूं, प्लॉट कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। चल अब देख अब क्या हो रहा है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको सुनने की, समझने की कोशिश कर। मान ले कि x की किसी एक वैल्यू पर, x इनिशियल की एक वैल्यू पर, इसको मैं पॉइंट बोल देता हूं, लेट्स से पॉइंट P बोल देता हूं, ठीक है। x की किसी एक इनिशियल वैल्यू पर y की कुछ इनिशियल वैल्यू होगी। क्या बात एग्री कर रहा है? बात एग्री कर रहा है? तो फिर क्या हुआ, मैंने मान ले इस ग्राफ में चलते चलते मैं किसी और x पे पहुंच गया, ठीक है। मैं मान ले किसी और x पे पहुंच गया। देख दिखाता हूं, ठीक है। मान ले मैं किसी और x पे पहुंच गया, इस x पे पहुंच गया, ये वाले। तो ये हो गई x की फाइनल वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू दैट फाइनल वैल्यू इधर y की भी कुछ फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये y हो गया, y की भी कुछ फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर किसी ने पूछा कि भैया रेट ऑफ चेंज बताओ, रेट ऑफ चेंज बताओ, तो तुम्हें अभी तक इतना आइडिया लग चुका है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लेकिन ये मैंने कल भी बोला था, ये कंप्लीट नहीं है। ये कौन सा रेट ऑफ चेंज है? ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। क्यों? जब डेल्टा एक्स बड़ा होगा तो आपको एवरेज चेंज मिलेगा। यानी कि जब मैं यहां से यहां जाऊंगा, जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा डेल्टा एक्स, कि एक्स में इतना मैंने बदला, एक्स को मैंने इतना बदला, तो मेरा वाई, एक काम करता हूं इस लाइन का कलर भी थोड़ा चेंज करता हूं, आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो मैंने एक्स को जब इतना बदला तो भाई मेरा वाई जो बदला है वो इतना बदला है। देखो ये मेरा वाई के अंदर का चेंज है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? और देख पा रहे हो ये वाई फाइनल है, ये वाई इनिशियल है, तो ये डेल्टा वाई है और डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी होगी? वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। क्लियर है? और डेल्टा एक्स की वैल्यू भी मैं लिख दे रहा हूं, डेल्टा एक्स की वैल्यू भी मैं लिख दे रहा हूं। डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई यहां पे, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्लियर है? क्लियर है? देख अब ध्यान से देख, इस लाइन को क्या बोलते हैं? जब भी किसी कर्व को कोई लाइन अगर दो पॉइंट पे काटती है तो उसको सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं, ठीक है, सीकेंट बोलते हैं। अब देख अगर कोई पूछे कि भैया ये एंगल अगर थीटा है तो लाइन का स्लोप क्या होगा, तो तुम जान चुके हो कि लाइन का स्लोप होगा tan थीटा, ठीक है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज को थोड़ा और डिस्कस करेंगे। एवरेज रेट ऑफ चेंज को डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ सीकेंट, अगर मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ सीकेंट, तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो हो जाएगा tan थीटा के बराबर, tan थीटा के बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और मेरी जान अगर तू इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा ऑब्जर्व करेगा तो इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेगा
तो देखो समझ में आएगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो tan थीटा की तो वैल्यू अपने हाथ में है क्लियर, वो कितनी है, वो कितनी है, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा गुरुजी, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होता है वो स्लोप ऑफ सीकेंट के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात, एवरेज रेट ऑफ चेंज स्लोप ऑफ सीकेंट के बराबर होता है। यानी कि अगर मुझे किसी ग्राफ के अंदर एक बड़ा चेंज पता हो कि इतना x बदलूंगा तो इतना y बदल जाएगा, तो डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x करने से y का एवरेज रेट ऑफ चेंज आता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, क्लियर। अब आगे सुनो भाई, कहानी को आगे सुनो। सर अब आप तो बता रहे थे कि अभी फील आएगी डिफरेंशिएशन की, तो अभी आएगी फील, वही फील दिलाना चाह रहा हूं। मैंने क्या समझाया था, मैंने समझाया था कि बेटा dy बाई डी एक्स जो है वो कुछ भी नहीं है, वो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ही है। बस हमें क्या करना है, इस डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू 0 कर देना है, यानी कि उस इंटरवल ऑफ चेंज को बहुत छोटा कर देना है। अब सर इंटरवल ऑफ चेंज को छोटा कैसे करेंगे, इस ग्राफ के अंदर मैं तेको दिखा रहा हूं, एक बार देख, इस ग्राफ को मैं रिपीट बनाऊंगा और फिर समझाऊंगा। एक बार देख, मान लेते हैं ये वही ग्राफ है, ठीक है, अभी के लिए मान लो ये वही ग्राफ है, और एक मिनट रुक जाओ, ये देखो अब ये वही ग्राफ है मान लेते हैं। अब देखो ये हो गया मान लो x, ये हो गया y, और ये वही ग्राफ है, तो इसको बना देते हैं फिर से ऐसा, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, बात को ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं इस ग्राफ को देखो, x का चेंज इतना बड़ा था, y का चेंज इतना बड़ा था, तो हमें यहां पे सीकेंट मिला। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, कि अगर ये पॉइंट था P, अगर ये पॉइंट था P, मुझे ये P मिला कहीं किसी x पे, ठीक है ना, x पे मिला, या x इनिशियली बोल दो, पहले जो बोला था x इनिशियल बोल दो, ठीक है, इसको x इनिशियल बोल दिया। अब ये जो दूसरा पॉइंट है इसका नाम रख लेते हैं Q, तो अगर इस Q को धीरे धीरे करीब लेके आएंगे, ध्यान से देख मेरी जान, धीरे धीरे करीब लेके आएंगे, Q को यहां ले आए, फिर Q को और आगे ले आए, देख, और पास ले आए, ये Q की फर्स्ट पोजीशन, फिर Q की सेकंड पोजीशन, देख Q को और करीब ले आए, ठीक है, और करीब ले आए। अब इतने करीब ले आए भाई कि इन दोनों चीजों में, इस x की वैल्यू में और इस x की वैल्यू में अंतर बहुत छोटा रह गया, xi प्लस डेल्टा x, और ये डेल्टा x इतना छोटा हो गया कि वो टेंडिंग टू 0 हो गया, मतलब ये एकदम ना के बराबर क्लोज आ गया। तो इसको देखो, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइन से, एक अलग कलर की लाइन बना रहा हूं तुम्हारे लिए, कि भाई देखो जैसे जैसे तुम क्लोज आते जाओगे, लाइन कैसी होती जाएगी, देखो जैसे जैसे तुम क्लोज आ जाओगे लाइन कैसी हो जाएगी, एक बार देखो उसको, ठीक है। अब देखो और क्लोज आ गए, लास्ट अलग कलर से बना रहा हूं, देख और क्लोज आ गए, एकदम ये Q4 पे आ गए, एकदम ये Q4 पे आ गए। तो क्या तुम्हें ये फील आ रही है कि सर जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, ये जो सीकेंड था, अब वो सीकेंड से छोटा हो के ये लगभग टेंजेंट बन जाएगा, मतलब ये होगा कि, ध्यान से सुनो इस बात को, मतलब ये होगा कि, अगर ये कर्व था तो हमने जो पॉइंट P सोचा था
हमने पॉइंट पी सोचा था, हमने उसके बाद इतना छोटा इंटरवल लिया, हमने उसके बाद इतना छोटा इंटरवल लिया कि लगभग ये लाइन स्ट्रेट हो गई, और ये जो तुम्हारा टेंजेंट जाएगा यहां से, वो इस ग्राफ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये बहुत छोटा सा चेंज हो जाएगा एक्स में, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीएक्स बोलेंगे, और ये बहुत छोटा सा चेंज हो जाएगा किस में, वाई में, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीवाई बोलेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि यहां थीटा है तो अगर यहां स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। और dy बाय dx होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा डिफरेंशिएशन जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। चलो एक बार पहले ये पूछ लेता हूं, कितने लोगों को ये समझ में आया ग्राफ में यहां क्या हुआ। एक बार रिपीट करता हूं, देख पहले एक बार कूल डाउन हो जा। अभी 2 मिनट में मैं जानता हूं तेरे तोते उड़ चुके हैं, 1 मिनट कूल डाउन हो जा। कहानी बहुत अच्छी है, काफी जटिल है, तुझे डिफरेंशिएशन करना आ चुका है, तो ये मत भूल, मैं सवाल पे लेके जाऊंगा, तू सवाल बना ले जाएगा। एक बार अंडरस्टैंडिंग बिठा रहे हैं, सुन बहुत ध्यान से, एक बार कूल डाउन हो जा, सुन इसको। अगर कोई एक फंक्शन है y का x में, अगर x बदला तो y भी बदला, ये डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को हमने क्या बोला, एक एक करके हमने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज बोला। क्या बोला, रेट ऑफ चेंज। कौन सा रेट ऑफ चेंज बोला, एवरेज रेट ऑफ चेंज बोला। बट क्या हम एवरेज में खुश हैं, नहीं, हमें उस इंस्टेंट का चाहिए, हमें उस पल का चाहिए। उस पल का मतलब मैं इतने बड़े चेंज को एंटरटेन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं ये इतना बड़ा डेल्टा एक्स और इतना बड़ा डेल्टा वाई ना होकर ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए। जब ये बहुत छोटा करने गया, जब इसको मैं बहुत छोटा करने गया तो भाई मुझे क्या दिखा, देख मुझे ये दिखा, जब मैं बहुत छोटा करने गया तो मुझे ये दिखा कि जब मैं उसको करीब लाऊंगा तो देख वो करीब तो आ रहा है, मतलब ये देख दूसरा पॉइंट करीब तो आ रहा है, लेकिन क्या होगा, एंड में वो इतना करीब आ जाएगा, इसको ऐसे समझ कि वो एंड में इतना करीब आ जाएगा, वो ऐसा कुछ हो जाएगा कि एक पॉइंट यहां है और दूसरा पॉइंट, देख ध्यान से, एक पॉइंट यहां है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और एक पॉइंट यहां है P, और ये रहा तेरा X, और दूसरा पॉइंट इतना करीब है कि तू जज भी नहीं कर पा रहा कितना करीब है। तो तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने कहा यार ये तो बहुत 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 करीब हो गए, मतलब तुम्हारा जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आना चाहिए वो x प्लस डेल्टा एक्स आना चाहिए, वो डेल्टा एक्स कतई बहुत 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 छोटा है, वो इतना छोटा है कि तुम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो कितना छोटा है। ठीक है, अब देख सर फिर वो दिखेगा कैसे, वो दिखेगा, अभी तेको दिखा रहा हूं, देख कैसे दिखेगा, अभी मैं तेको दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बदलाव करके देखो मैं दिखा रहा हूं, देख इसको मैं हटाता हूं, अभी देख दिखेगा, ये y है, ये x है। ठीक है, ये रहा तेरा ग्राफ, भाई प्लीज एकदम धीरज बांध के बैठा रहे, जो कह रहा हूं सुनने की कोशिश कर। अभी धीरे धीरे एकदम से कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी, एकदम से ही कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी, देख। ठीक है, ये देख, अब तुझे लग रहा होगा कि सर ये क्या कर दिया, देख अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन। देख ये रहा पॉइंट x,
ये रहा पॉइंट एक्स, पहला वाला एक्स है, अभी जो दूसरा है ना ये इधर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और ये मैंने इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि तुझे एक लाइन दिख रही होगी। कितने लोगों को ये एक लाइन दिख रही है? कितने लोगों को ये एक लाइन दिख रही है? कितने लोगों को ये एक लाइन दिख रही है? अब देख, अब देख, अब देख मेरी जान इसको, ये तेरा पहला पॉइंट था P, ये तेरा दूसरा पॉइंट था Q। भाई इतना करीब आ गए कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और ये वाला तेरा dx है, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना चुन्नू चेंज x के अंदर, और ये इतना चुन्नू चेंज y के अंदर, तो ये तेरा dy हो गया। और ये एंगल बेटा, ये एंगल तेरा थीटा हो गया, ये एंगल तेरा थीटा हो गया। इसीलिए अगर तूने यहां पे कोई भी पैरेलल लाइन बनाई, यानी कि एक्स एक्सिस जैसी कोई भी लाइन तूने सोची, अगर तेरे दिमाग में एक्स एक्सिस जैसी कोई भी लाइन है, जैसे कि अगर ये मैं सोच ले रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस ही है फिलहाल के लिए, क्योंकि डायग्राम जूम कर दिया है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसीलिए ये जो टेंजेंट बना है, सर ये टेंजेंट है ऐसा कैसे पता चला आपको? देख अभी फील करवाऊंगा। अगर इस tan थीटा को निकाल लिया तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? dy बाय dx आएगी, dy बाय dx आएगी। सर इसको जूम आउट कर दीजिए प्लीज, इसको जूम आउट कर लीजिए प्लीज, इसको जूम आउट कर देता हूं बेटा, देख तेरे लिए जूम आउट कर दे रहा हूं, जूम आउट कर दे रहा हूं, जूम आउट कर दे रहा हूं। दिखता जा रहा है, दिखता जा रहा है, देख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा अभी यहां तक। अब देख इसी जूम आउट में एक खेला और खेल देता हूं, एक खेला और खेल देता हूं, इस पॉइंट P को, इस पॉइंट P को और इस पॉइंट Q को आपस में कनेक्ट कर देता हूं, और कनेक्ट करके देख एकदम बड़ी सी लाइन खींच के कनेक्ट कर दे रहा हूं, देख कनेक्ट कर दे रहा हूं उसको, दोनों को कनेक्ट कर दिया सर आपने। तो अब देख कनेक्ट करने के बाद इसको और जूम आउट किया मैंने, और जूम आउट किया मेरी जान, और जूम आउट किया, वापस वहीं ले आया जहां से छोड़ा था। अब देख, अब इसको देख एक बार, अब ये लाइन फील कर कि सर हाँ आपने सही बोला था, अगर आप इतना छोटा इंटरवल लेते हो तो उन दोनों को जो टच करके निकलेगा वो ऐसा फील करवाएगा कि जैसे वो कर्व पे क्या हो, वो कर्व पे एक टेंजेंट की तरह हो। तो दिस इज योर टेंजेंट, और उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा सर, उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा सर, जो tan थीटा आएगा, वही dy बाई dx होगा। और देख, और देख, इसका मतलब नोट क्या करना है, नोट क्या करना है? देख नोट ये करना है, नोट ये करना है, स्लोप ऑफ सीकेंट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब देख स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाय dx इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज। यही समझा रहा हूं कि जब इंटरवल बहुत छोटा होता है तो dy बाय dx मिलता है, उसी को रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ठीक है, इसी को रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। अब देख, पहले एक बात बता, एक बात बता, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? तो एक बात बताता हूं, देख वो मैजिक, वो मैजिक देख, मैजिक
देख भाई, अब देख, एक मैजिक दिखा रहा हूं भाई, देख। जितना समझ में आया उतना सुन, जितना समझ में आएगा उतना सुन भाई। देख क्या हो रहा है, अब यहां पे एक कर्व बना दिया, एक रैंडम कर्व बना दिया। ये ब्लू कलर का एक रैंडम कर्व है, ठीक है, एक रैंडम कर्व है, और उस कर्व की इक्वेशन यहां लिखी हुई है। अभी अपन देख लेंगे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। अभी मैं लिख दूंगा स्लाइड पे, अभी तू खाली फील ले, x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देख मैंने क्या बोला, ये किसका ग्राफ है, x और t का। किसका ग्राफ है, x और t का, ठीक है। तो देख अब यहां पे देख, डेल्टा x की वैल्यू कितनी लिखी है, 12। डेल्टा x की वैल्यू कितनी लिखी है, 12, मतलब, और डेल्टा t की वैल्यू कितनी लिखी है, 2। तो अगर तेरे को कोई एवरेज स्पीड पूछेगा तो तू बोलेगा 12/2 यानी कि 6। यहां से यहां तक जाने में तुझे क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगी, सेकंड मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस डेल्टा टी को छोटा कर दूं, देख डेल्टा टी को छोटा कर रहा हूं, डेल्टा टी को छोटा कर रहा हूं, देख डेल्टा टी छोटा हो रहा है, देख डेल्टा टी छोटा हो रहा है, देख बहुत छोटा हो रहा है, बहुत छोटा इंटरवल, बहुत छोटा इंटरवल, देख बहुत छोटा इंटरवल, देख बहुत छोटा इंटरवल, इतना छोटा, देख बहुत छोटा। देख वहां क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जिंग, कि मतलब समय इतना छोटा होता जा रहा है कि एक्चुअल समय के बहुत करीब आ गया, बहुत करीब आ गया, बहुत करीब आ गया। और डेल्टा टी को लगभग जीरो कर दिया। क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड बन गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई। क्या बन गया, ये इंस्टेंटेनियस बन गया। मतलब टेंजेंट जो होगा, जो टेंजेंट होगा वो हमें क्या देगा, dx बाई dt देगा, dx बाई dt देगा। फंक्शन है x और t के बीच में, फंक्शन है x और t के बीच में, तो dx बाई dt देगा। ठीक है, देख अगर मैं इंटरवल को बड़ा कर दूंगा, अगर मैं इंटरवल को बड़ा कर दूंगा तो देख ये चेंज इन टाइम है, ये चेंज इन एक्स है। चेंज इन टाइम को मैं 2 सेकंड डालता हूं, देख चेंज इन टाइम को मैं डाल देता हूं 2 सेकंड। जैसे ही मैंने चेंज इन टाइम को डाला, 2 सेकंड कहां गया भाई, आजा 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 आजा, चेंज इन टाइम 2 सेकंड, तो चेंज इन एक्स कितना आ गया, 12। कोई एवरेज पूछेगा तो एवरेज होगा 12/2, 6। कोई एवरेज पूछेगा तो 12/2, 6। यानी कि अगर इंटरवल बड़े हैं तो एवरेज मिलता है। लेकिन अगर इंटरवल को छोटा कर दूं, देख छोटा हो रहा है, देख टाइम इंटरवल छोटा हो रहा है। इस समय को हम वापस खींच के 2 सेकंड पे लेके आ रहे हैं। ये टी 2 पे है तो ये 2 पे लेके आ रहे हैं, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। जब परफेक्ट मैच हो जाएगा तो वहां पे टेंजेंट बन जाएगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, वापस आ जा भाई, वापस आ जा। अब एक बार देख जो वहां पे करा उसको वापस समझाता हूं। वहां पे बोला गया था x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर ग्राफ दिया हुआ था। तो ये ग्राफ कैसे बनता है, ये ग्राफ तुम भी जानते हो। अगर इधर x बनाया जाए, इधर t बनाया जाए, तो ये पैराबोला की तरह ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और क्या बोला गया, ऐसा बोला गया कि भैया एक काम करो, t इज इक्वल टू 2 पे एग्जैक्ट वेलोसिटी बता दो। तो तुमने क्या करा, t इज इक्वल टू 2 पे टेंजेंट खींच दिया, t इज इक्वल टू 2 पे टेंजेंट खींच दिया, ऐसे देखो, ऐसे टेंजेंट खींच दिया। अब देख, अब ये एंगल तो तुझे नहीं पता है, एंगल तुझे नहीं पता है, लेकिन तुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि tan थीटा यानी कि dx बाई dt। और देख dx बाई dt मैंने देखो करना सिखा दिया है, तो इसका dx बाई dt करेगा, यानी कि x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, तो क्या आएगा 2t की पावर 1 यानी कि 2t आ गया। क्या आ गया, 2t। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे टाइम कितना था, 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड की वैल्यू यहां डालेगा, आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यही तो हुआ वहां पे। ये देख वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। देख ये 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है।
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन करने के बहुत सारे फायदे हैं, मैं अलग अलग तरीके से फील करवा रहा हूं कि dx बाई dt क्या होता है या dy बाई dt क्या होता है। ठीक है, चलो, अगर यहां तक समझ में आ गया, अगर इस पॉइंट तक समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे एक नोट डाल दो पहले यहां पे, ठीक है। अपने नोटबुक में एक नोट डाल दो, नोट डाल दो एवरेज। अब जो बच्चे पूछ रहे थे याद क्या रखना है, तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये कब की बात हो रही है, जब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, है ना। अगर लेट से x इज फंक्शन ऑफ t तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे डेल्टा x बटे डेल्टा t, ठीक है। तो वो फंक्शन टू फंक्शन ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा, बट अभी उसकी चिंता मत करो, ये फंक्शन है। तो क्या करना है, रेट ऑफ चेंज, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, क्योंकि y का चेंज x के चेंज पे डिपेंड कर रहा है। और अगर कोई पूछे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, या फिर और सिर्फ रेट ऑफ चेंज, सिर्फ रेट ऑफ चेंज, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे dy बाय dx। अब करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। सिर्फ फॉर्मूले याद रखने, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। ये जो मैंने सारी कहानी बताई, हो सकता है ये तुम्हारे ऊपर से निकल गई हो, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ये बहुत बार रिपीट होगी और ये क्लियर हो जाएगी। अब किसी ने पूछा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। भाई, जो वेलोसिटी होती है, मतलब मैंने बोला मान ले तू गाड़ी लेके जा रहा है और मैं बोलूं भाई तेरी वेलोसिटी कितनी है अभी इसी वक्त, उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। उसको बाय डिफॉल्ट सिर्फ वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। जो मैं बार बार तुम लोग को कहता आ रहा हूं कि तुम लोग ने 9th ग्रेड में पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये गलत है। यानी कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करने से स्पीड नहीं आती है, वो आती है एवरेज स्पीड। जो तुम 9th में पढ़ के आए हो वो एक्चुअली एवरेज स्पीड थी। अब तो तुम स्पीड पढ़ोगे, अब तुम स्पीड पढ़ोगे, और स्पीड जब पढ़ोगे तो वो बाय डिफॉल्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। उसका एक्सप्रेशन होगा क्या, dx बाय dt का, ठीक है। ये तुम्हारे 11th ग्रेड में पढ़ाया जाएगा। चलो, अब एक बात मुझे बताओ, ये जो ग्राफ वाली कहानी है तुम्हें अगर कंफ्यूज कर रही है, मैं एक बार क्विक रिवीजन बोल रहा हूं, उसके बाद पूछूंगा कि कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया। देख, फिर से बता दिया कि अगर कोई ये येलो कलर का ग्राफ है, यानी कि एक फंक्शन है जो x के साथ बदल रहा है, x में बदलाव किया तो y में बदलाव आ गया, मतलब पॉइंट P को आगे लेके गए तो वो पॉइंट Q तक पहुंच गया, तो जो चेंज इन x है वो एक चेंज इन y देगा। बात सुन ले, आराम से सुन ले भाई एक बार, बिल्कुल। चेंज इन x चेंज इन y देगा, तो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x को ही क्या बोलते हैं,
एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। लेकिन मुझे एवरेज में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट किस में था? इंस्टेंटेनियस में, एक क्षण के अंदर, एक पल में, उसी वक्त में कितना चेंज आ रहा है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। तो उस पॉइंट को मेरी जान मैं करीब लेके आया, ये क्यू को मैं और करीब लाया और करीब लाया और करीब लाया और करीब लाया, मैं इतना करीब ले आया कि वो जो लाइन थी वो टेंजेंट रह गई, वो सीकेंट बची भी नहीं, वो सिर्फ ग्राफ को लगभग एक हिस्से में टच करके जा रही है। और उस टेंजेंट का जो स्लोप था उसे ही dy बाई dx कहते हैं। बस मैंने यही तो समझाया कि dy बाई dx उस टेंजेंट के स्लोप को कहते हैं। उसके बाद फिर मैंने वही बात रिपीट करी, फिर मैंने जूम करके भी दिखाया, और उसके बाद मैंने तुम्हें ये बोला नोट कर लो, स्लोप ऑफ सीकेंट डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो dy बाई dx होता है जो कि रेट ऑफ चेंज होता है। ये याद रखना है, मैंने आगे भी लिखा हुआ है, ये याद रखना है। फिर ये बात मैंने फिर दोहराई, फिर मैंने वो आपको एक पूरा जो कोड लिख के लेके आए थे वो करके दिखाया, उसमें आपको यकीन आ जाना चाहिए था कि भैया हाँ आप सही बोल रहे हो। जैसे ही वो पूरा का पूरा एक ही पॉइंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, पॉइंट क्यू कहाँ पे है? पॉइंट क्यू डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 पे है, मतलब पॉइंट क्यू पी पे नहीं बैठा है, पी के बहुत 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 करीब है। तो जैसे ही उसको मैंने दूर करना चालू किया, पॉइंट क्यू को मैंने दूर करना चालू किया, वो जो टेंजेंट था जो एक पॉइंट पे टच कर रहा था अब ग्राफ को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, और वो सीकेंट बन चुका है। और जब चेंज इन टी और चेंज इन एक्स मिलेगा तो चेंज इन एक्स बाय चेंज इन टाइम लिखेंगे तो एवरेज मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगी। लेकिन अगर डेल्टा टी को छोटा कर दोगे, एकदम करीब ले आओगे तो क्या हो जाएगा? जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है वो dx अपॉन dt हो जाएगा, और वो वेलोसिटी दे देगा, और वो वेलोसिटी 4 आएगी। इस 4 को ही मैंने प्रूफ किया था कि देखो अगर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का फंक्शन है तो dx बाई dt करोगे तो 2t आएगा, और समय 2 सेकंड पर 2t का वैल्यू क्या होगा? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या यहां तक बात क्लियर है? और यही बात मैंने फिर रिपीट करी जो मैंने अभी बताई, इसको लिख लो, इसको अच्छे से लिख लो भाई। जिसको समझ नहीं आया वो लेक्चर को फिर से सुनना एक बार। ठीक है, तो कुल मिला के फाइनल वर्ड क्या है सर? फाइनल वर्ड ये है बेटा कि कहीं पे भी अगर तुझे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालना पड़े, और अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के अंदर अगर लिमिट लगा के बोलें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, अब कई लोग बोलेंगे सर ये क्या है? अरे ये कुछ भी नहीं है, इसको ना लिखो मेरी जान। तुम तो ऐसे समझो एकदम देहाती भाषा में कि डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दो, 0 के करीब कर दो। तो इसी चीज को क्या कहा गया भैया? dy बाई dx कहा गया। क्या कहा गया? dy बाई dx कहा गया। यानी कि मैं बोलूं कि अगर मान लो कोई चीज में बहुत बड़ा चेंज है तो वो डेल्टा एक्स से बताते हैं या डेल्टा वाई से बताते हैं। अगर कोई चीज में चुन्नू सा इतना छोटा चेंज है तो उसको dx से बताते हैं। जैसे कि अभी मान ले समय हो रहा है टाइम t, इसी वक्त
इसी क्षण जब तू क्लास देख रहा है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मान ले टाइम हो रहा है t, तो झट से एकदम से t प्लस डेल्टा t भी हो गया, तेरे को पता भी नहीं चला। इतना छोटा है वो टाइम, इतना छोटा है वो dt, मतलब एक पल से भी बहुत छोटा, ये चुटकी बजाने से भी छोटा, इतना छोटा है वो dt। जब इतने छोटे चेंज की बात करते हैं तो डेल्टा यूज नहीं करते हैं, dt यूज करते हैं, dx यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब बात को आगे समझते हैं। अब करना क्या है, अब लिखने हैं फॉर्मूले। अब तुम अपनी कॉपी उठाओ और उसमें लिखो फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। अब तुम्हें जो पूरी राम कथा सुनाई है, ये ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस बात की कि ये क्या क्या हो गया, क्योंकि मैंने इसी से बचने के लिए कि तुम फैल न जाओ, मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन करना कल ही सिखा दिया था। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा जिसमें से पहले नंबर का फॉर्मूला मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था। अब मैं कुछ और फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, वो फॉर्मूले हम साथ में लिखेंगे और ये फॉर्मूले तुम्हें कॉपी में लिखने हैं। हो सके तो एक अलग से कागज पे भी लिख लेना और अपने रूम में चिपका लेना मेरी जान। पहला फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। ये कल करवा दिया था। इसको अगर किसी किताब में ऐसे लिखा हुआ पा जाओ d ऑफ x की पावर n डिवाइड बाई डी एक्स, तो भी कोई डरने की बात नहीं है। तुम इस ब्रैकेट में जो भी डाल रहे हो उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है सर, क्या मैं ये dy बाय dx में से ये dd काट दूं क्या? भाई अगर तूने dd काट दिया ना तो भाई जेई की रैंक भी कट जाएगी, मैं सही बता रहा हूं। ये कटने वाली चीज नहीं है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये d बाय dx एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें जो भी जाएगा, अब इसमें अरे क्या हो गया, ये क्या आ गया भाई? अच्छा भैया को बुलाना पड़ेगा क्या? भाई देखना जरा इसको। अरे ये क्या दब गया यार? रुको जरा, बुलाना पड़ेगा लग रहा है। एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड रुको। ये क्या है भाई? क्या हो? अरे बोर्ड हैंग कर रहा है यहाँ पे कहाँ? ये देखो भाई क्या हो गया, कहाँ से आएगा ये? अच्छा ये भाई मुझे भी सिखा देना, ठीक है? चलो थैंक यू बोल दो भैया को एक बार सब लोग, है ना? थैंक यू बोल दो भाई, मैं इनको बोल दिया है। ठीक है चलो, तो मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर कभी ये इसको यहां इतना ऊपर नहीं लिखेंगे यार, ये गड़बड़ कर दे रहा है, इसको यहां लिख देंगे साइड में। ठीक है, अगर कहीं पे भी d बाय dx दिखाई दे, इसका ये मतलब होता है कि अब इस ब्रैकेट के अंदर जो जाएगा वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला लिखते चलो मेरी जान, फॉर्मूला लिखते चलो। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, y इज इक्वल टू, देखो पहले क्या लिखा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इसमें सारा आ गया, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 सब आ गया। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो ये dy बाई डी एक्स लिखेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे cos ऑफ x। ये याद रखने वाली बात है, सब फॉर्मूले हैं भाई, सब फॉर्मूले हैं।
फॉर्मूला नंबर 3 y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। फॉर्मूला है, कॉपी में नोट करो, कॉपी में नोट करते चलो। y इज इक्वल टू tan x, ठीक है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट करो भाई। अरे भाई मेरी जान, रिकॉर्डेड नहीं है, कॉन्सेप्ट इतना भारी है कि बात नहीं कर पा रहे हैं तुमसे। y क्या है? y फंक्शन है किसी x का, ठीक है। चलो लिखते चलो, कितने हो? 4 हो गए थे उधर, 4। y इज इक्वल टू sec x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। छठा फॉर्मूला y इज इक्वल टू कोसेक x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक है। अगला y इज इक्वल टू कॉट x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। सब फॉर्मूले हैं, कहां से आया मत पूछो, याद रखना ये सब। चलो अगला फॉर्मूला y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। e टू द पावर x, तो ये एक लौता फंक्शन है, याद रख लो इसको। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। अगला फॉर्मूला, मैंने बोला था 10-15 फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं, तो भाई इसमें याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो, y इज इक्वल टू, अब देखो ये थोड़ा सा कुछ नया बताने जा रहा हूं, log x। सर आपने ln लिखा है सर, log नहीं लिखा। बेटा ये चीज जो होती है ना, ये होती है log x बेस e। सर ये log तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लो। ये आपके सिड भैया पढ़ाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स के लास्ट पोर्शन में पढ़ाएंगे आपको लॉग, बट अभी फॉर्मूला नोट कर लो। अरे लिख दे भाई, चल यहां लिख दे भाई, ठीक है। लास्ट पोर्शन में सर लॉग क्या होता है थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। तो देखो लॉग, एक सिंपल सी बात को समझो कि अगर मैं बोलूं 2 की पावर 3 क्या होगा, तो तुम लोग बहुत तेजी से आंसर दे दोगे 8, बहुत आराम से आंसर दे दोगे 8, ठीक है ना। इसे कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म का इनवर्स होता है लॉगरिदम। अब उसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ मैं तुमसे ये पूछूं कि 2 की पावर 3 कितनी होगी, ये पहले ये क्वेश्चन मार्क था, अब क्वेश्चन मार्क है 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर कितनी होगी कि 8 आ जाए आंसर। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं पावर है x, सो 2 की पावर x जो है वो है 8। तो इस x को लिखने का तरीका होता है x इज इक्वल टू log 8 बेस 2, ठीक है ना। तो ये जो पहले आप यहां ऐसे जानते थे एक्सपोनेंट फॉर्म में,
एक्सपोनेंट फॉर्म में जानते थे, उसी का रिवर्स क्वेश्चनिंग अगर कोई करे, पहले मैंने बोला 2 की पावर 3 कितनी होगी, तुमने बोला 8 होगी, फिर मैंने सवाल चेंज कर दिया, मैंने पूछा 2 की कौन सी पावर 8 होगी, तो तुमने कहा सर वो तो निकालना पड़ेगा, मान लेते हैं x पावर 8 होगी, तो x की वैल्यू ऐसे लिखी जाती है log 8 बेस 2। ये आपका हो गया यहां पे 8, और ये जो नीचे यहां सब्सक्रिप्ट में आ गया ये हो गया आपका 2, इसको कहते हैं बेस, ठीक है ना, इसको कहते हैं बेस, ठीक है। चलो अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि अगर मैंने ln यूज किया है कहीं पे, अगर मैं ln लिख देता हूं, इसका मतलब होता है log में बेस कितना है, e है, ठीक है, बस इतना याद रख लो। अगर ln x लिखा है वो log x बेस e हो जाएगा। ये वाला टॉपिक अभी आपका बेसिक मैथमेटिक्स में आएगा, लास्ट टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का, लॉगरिथम। बेसिक मैथमेटिक्स कौन सा वाला, मैथ्स वाला, ये मैथ्स वाले बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला याद रख लो, बस इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं फिर से कि अगर y इज इक्वल टू लॉग x है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला है। 10th, अगर y इज इक्वल टू, अगर y इज इक्वल टू, और क्या फॉर्मूला है भाई, याद करवा दो सर, एक और फॉर्मूले हो, अगर अभी तो चलो इतने ही फॉर्मूले याद करो, इतने बहुत हैं, इसके बाद और बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, इसके बाद और बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, अभी इतने ही याद कर लो। कितने फॉर्मूले देखो, अब लोग कह रहे हैं सर याद कैसे करेंगे, भाई बहुत सिंपल है, 10 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने कल करके दिखा दिया था। ये वाला देखो साइन किस में बन गया, कॉस में। ये वाला देखो कॉस किस में बन गया, माइनस साइन में। ये वाला देखो टैन किस में बन गया, सेक स्क्वायर में। ये देखो सेक किस में बन गया, सेक बन गया सेक एक्स टेन एक्स में। कॉसेक किस में बन गया, कोसेक एक्स कॉट एक्स में माइनस साइन के साथ। कॉट एक्स किस में बन गया, कोसेक स्क्वायर एक्स में बन गया। थोड़ा ऐसा रिलेट करो ना, देखो टैन एक्स किस में बना, सेक स्क्वायर में, तो कॉट एक्स किस में बना, कोसेक स्क्वायर में विद माइनस साइन। ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स ही रहती है, उसमें कोई चेंज ही नहीं करना है। और एक लास्ट जो मैंने बता दिया वो ln x का बता दिया। अभी के लिए कैसे याद रखें सर, देखो अभी के लिए ऐसे याद रखो, अगर कहीं पे तुम्हें, अगर मान लो एक क्वेश्चन दिख जाता है कि y इज इक्वल टू ln x और तुम्हें बोल देगा भैया dy बाई dx बताना, तो क्या करोगे, फॉर्मूला याद रखा है तो ln x का 1/x आ जाएगा बस। ठीक है, ये हो गए आपके फॉर्मूले। अब देखो भाई, फॉर्मूले याद तो कर लिए सर, अब फॉर्मूलों का क्या करना है, तो फॉर्मूलों को यूज करने के लिए कुछ रूल भी चाहिए। तो अब लिखो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अपनी कॉपी में लिख लो इसको, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिख लो भाई। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, पहला रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर 0 आएगा, आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा 0 सर, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा क्यों आएगा। बट मान लो जैसे y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और अगर आपने dy बाई dx किया तो आंसर क्या आएगा, 0। सर क्या ये आप फील करवा सकते हो, करवा सकता हूं अगर तुझे समझ में आएगा तो। एक बार के लिए बता रहा हूं, नहीं आएगा तो अभी छोड़ दे। अगर y इज इक्वल टू 5 को आप प्लॉट करोगे, अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको ये मिलेगा। देखो अगर आप y इज इक्वल टू 5 को प्लॉट कर ले जाओगे तो मेरी जान आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ऐसे। अब आप खुद ही बताइए, अब आप खुद ही बताइए, ये जो स्ट्रेट लाइन मिली है, अगर कोई तुमसे पूछ ले इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, या अगर इस स्ट्रेट लाइन पे कभी भी टेंजेंट डालोगे तो वो तो पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन टेंजेंट तो डल ही नहीं पाएगा एक तरीके से। बट ये मान लो कि किसी भी पॉइंट पे अगर तुम चेंज निकालने की कोशिश करोगे तो x में न जाने कितना भी चेंज हो,
एक्स में कितना ही चेंज हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वाई में कभी चेंज नहीं आ रहा, यानी कि dy हमेशा जीरो है, इसीलिए dy बाई डी एक्स जीरो आ गया। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। देख बेटा मैंने तेरे को पहले ही बता दिया, ये dy बाई डी एक्स क्या बताता है पता है ना, ये बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब ये किसी भी ग्राफ का कितना, मतलब उसके अंदर स्लैंट कितना है, कितना उसके अंदर एक तरीके से इंक्लिनेशन कितना है, ये वो बताता है। अब ये देख लाइन है स्ट्रेट, कोई इंक्लिनेशन नहीं है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, जीरो। और रूल कह रहा है, तो रूल कह रहा है तो याद रख ले, रूल याद रख ले। अब रूल नंबर टू देख, रूल नंबर टू देख, रूल नंबर टू देख, रूल नंबर टू कह रहा है कि अगर कभी भी तुम्हें डिफरेंशिएशन करने मिले, मान लो किन्हीं दो फंक्शन का, किन्हीं भी दो फंक्शन का अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करने मिले, तो उसको तुम ओपन करके इंडिविजुअली दोनों का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, इंडिविजुअली दोनों का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, यानी कि तुम डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिख सकते हो प्लस डी जी एक्स डिवाइड बाय डी एक्स लिख सकते हो। अब देखो हर बार मैं इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसका शॉर्टकट है लिखने का शॉर्टकट क्या है कि अगर मैं डी ऑफ यू प्लस वी कर लूं, सर ये u प्लस वी क्या है बेटा, ये u प्लस वी एक तरीके से मान ले दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, तो अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो यहां प्लस हो या माइनस हो, हमेशा हम इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं, du बाई डी एक्स लिख सकते हैं प्लस माइनस dv बाई डी एक्स लिख सकते हैं, मतलब हम दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सर इसका एग्जांपल दे दीजिए, ये रूल नंबर टू है, इसका एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल देख, जैसे कि एग्जांपल ये रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब देख इस y के अंदर दो फंक्शन है, एक है तेरा एलजेब्रा, एक है तेरा एलजेब्रा और एक है तेरा ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप कोई बोल दे कि भैया dy बाई डी एक्स कर दो, तो नियम के अनुसार तुम्हें लिखना चाहिए d, ब्रैकेट में लिखना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का पूरा डिफरेंशिएशन। बट मैंने तेरे को क्या सिखाया, तू इसको इंडिविजुअली भी कर सकता है, एक्स स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट कर दे और साइन एक्स को अलग से डिफरेंशिएट कर दे। इसको क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा cos x। तो ये आ गया आंसर, सिंपल एंड स्वीट, कोई दिक्कत नहीं। सर एक एग्जांपल और दीजिए, एग्जांपल देख एक और, y इज इक्वल टू लेट से 5, इसको रूल में बता दूंगा उसके बाद करवाऊंगा, x की पावर 5 ले लेते हैं प्लस लेट से बोल दिया मैंने tan x। ठीक है, अब क्या बोला, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 5x की पावर 4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। सिंपल एज दैट, बस फॉर्मूला याद रखो, आराम से हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गए आपके रूल नंबर टू के एग्जाम्पल, हो गए। ठीक है, एक रूल मैंने यहां पे मिस कर दिया था, उसको मैं रूल नंबर 3 बना दे रहा हूं। अब लिखो रूल नंबर थ्री वैसे मैंने कल सिखा दिया था बट फिर से बता रहा हूं। अगर मान लो किसी फंक्शन के बाहर कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, तो डिफरेंशिएट करते समय उस कांस्टेंट को कोई नहीं छेड़ेगा, सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेगा। ये कल भी करवाया था, इसका एग्जाम्पल दे दे रहा हूं एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूं। देख एग्जाम्पल देख, y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, 5 को कोई नहीं छुएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 5 का एज इट इज, साइन एक्स का क्या लिख देंगे cos x। खेला खत्म। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आ गई है, यहां तक क्लियर है भाई मैटर।
रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 को हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है? मान लो कोई एक फंक्शन है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, है ना। या तो एक काम करता है, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं कि डी ब्रैकेट में u डॉट वी, मतलब किसी दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन है और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे? हम पहले एक फंक्शन को कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, हम दूसरे का डिफरेंशिएशन कर डालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, फिर जिसको हमने छोड़ा था उसको हम दबोचेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसको पहले दबोचा था उसको अब छोड़ देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है। इसको एक और तरीके से हम लिखना जानते हैं, इसको एक और तरीके से हम लिखना जानते हैं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेट से मान लीजिए ये एक तरीका है लिखने का, एक तरीका और है। तरीका क्या है? इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है कि अगर कभी आप लिखेंगे डी यू डॉट वी डिवाइड बाई डी एक्स, तो आप कैसे याद रखेंगे? यू वी डैश प्लस वी यू डैश। क्लियर है? एक बार u को डिफरेंशिएट किया, एक बार v को डिफरेंशिएट किया और दोनों को जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया गुरुजी? ये क्या हो गया गुरुजी? इसका एग्जांपल दीजिए तो, इसका एग्जांपल दीजिए तो। चलो एक बार लिख लो, एक बार नोट कर लो जरा। तब तक भाई कुल मिला के 5 या 6 रूल हैं और वो कतई इंपॉर्टेंट हैं। वो जो तुम्हें पूरी कहानी स्टार्टिंग में बताई थी वो याद रहे ना रहे, फॉर्मूले और रूल याद रहना चाहिए। चलो एग्जाम्पल दे रहा था मैं, एग्जाम्पल दे रहा था। मान लो y इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। अब मान लो तुमसे पूछ लिया कि बताइए dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब तुम्हें आएगा भाई कंफ्यूजन कि यार ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक u है, ये एक v है। तो सर ने कहा था पहले एक को छोड़ देना, तो पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ देता हूं, पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ देता हूं और साइन एक्स को लपेट देता हूं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। फिर सर ने कहा था प्लस लगा देना, लगा दिया। उसके बाद सर ने बोला था पहले वाले जिसको छोड़ा था उसको लपेट दो, यानी कि अब अरे प्लस कहां गया? हाँ प्लस, यानी कि मैं कलर कॉम्बिनेशन सही यूज कर रहा हूं ताकि आपको क्लिक हो जाए। यानी कि अब सर ने बोला था पहले देखो, पहले क्या करना था? पहले u को एज इट इज लिखे, v को निपटा दिए। अब क्या करोगे? अब u को निपटा दोगे और v को एज इट इज लिख लोगे। अब u को निपटाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरी जान? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और साइन एक्स का लिख देंगे एज इट इज साइन एक्स। तो आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ये आंसर है, इसके डिफरेंशिएशन का ये आंसर है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू ln x log x। ठीक है, अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, एक एल्जेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्री है, सॉरी एक लॉगरिथम है और एक एल्जेब्रा है। इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करना है गुरुजी? बेटा अगर तुझे कोई dy बाई डी एक्स पूछे तो बेटा तू एक्स क्यूब को एज इट इज छोड़ दे, उसको टच मत कर, इस लॉग को लपेट दे पहले, तो 1/x आ जाएगा गुरुजी। बहुत बढ़िया बेटा। फिर प्लस लगा ले, फिर बेटा एक्स क्यूब को लपेट दे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा गुरुजी। बहुत बढ़िया बेटा। उस वक्त log x को मत छूना बेटा, एक बार में एक को ही छूना है।
बार समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? फाइनल आंसर आएगा x से ही x क्यूब कटेगा, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ln x आ गया तुम्हारा आंसर। क्या यहां तक खेल क्लियर है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो भाई। एक और एग्जाम्पल देख, एक और एग्जाम्पल देख, एक और एग्जाम्पल देख। y इज इक्वल टू 5x क्यूब इंटू लेट से इधर रख लेते हैं अपन क्या, cos x। ठीक है, अब मैंने बोला भैया dy बाई डी एक्स कर दो, dy बाई डी एक्स कर दो, तो तुमने कहा ठीक है भाई क्या करेंगे, इसको पकड़ के लाएंगे, पहले इसको एज इट इज लिख देंगे, 5x क्यूब को एज इट इज लिख देंगे, इसको पकड़ के लाएंगे, इसको निपटा देंगे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, कर दिया भैया। ये मल्टीप्लीकेशन में माइनस बाहर चला जाएगा, ये नहीं कि तुमने माइनस यहीं कर दिया, ऐसा मत कर देना भाई। उसके बाद प्लस किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद सर आपने बोला था जिसको पहले छोड़ा है उसको निपटाओ, तो जब इसको निपटाया सर तो 3 आगे आ गया और उसको बना दिया 15x स्क्वायर। और सर आपने बोला था उस वक्त दूसरे वाले को मत छूना, एक बार में गुरुजी एक को ही छूना है, आपने समझा दिया, हमें क्लियर हो गया। तो ये आ गया आंसर, माइनस 5x क्यूब साइन x प्लस 15x स्क्वायर कॉस x। चलो अब देखो, मैंने तुम्हें कुछ फॉर्मूले बताए हैं, अब समय कम होने के कारण मैंने तुमसे कुछ रूल बताए हैं, समय कम होने के कारण मैंने तुमसे 2 रूल अभी छुपा लिए हैं, 2 रूल मैंने छुपा लिए हैं। कौन से वो 2 रूल हैं, एक बार देख लो, एक बार मैं रिपीट मार दे रहा हूं सारे रूल। रूल नंबर 1, फिर से पूरे रूल लिख दे रहा हूं भाई। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में अपन ने क्या पढ़ा था, रूल नंबर 1 में क्या बता दिया मैंने तुम्हें, कांस्टेंट वाला बता दिया ना, हाँ ठीक है। तो रूल नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल था अगर मल्टीपल फंक्शंस होंगे प्लस या माइनस में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, उनको एक एक करके डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, और साइन जैसा भी था वैसा उनके बीच में आ जाना चाहिए, ये दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या बताया भाई, तीसरा रूल बताया अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे कि अगर डी ऑफ ब्रैकेट में k टाइम्स fx है, अगर आपको किसी कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट को टच नहीं करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है बस। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें चौथा रूल बताया, और 4 रूल में तुम्हारे तोते उड़ गए। ये डी ऑफ u इंटू वी है, इसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, इसे यूवी रूल भी कहते हैं। इसमें होता है u v डैश प्लस u डैश v, ठीक है ना, इसे यूवी रूल भी कहते हैं, यूवी रूल। इसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई है? अब मैंने क्या नहीं बताया, अभी मैंने तुम्हें u बाई वी रूल नहीं बताया, जिसमें u बाई वी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये रूल अभी नहीं बताया, ये अभी नहीं बताया। और उसके बाद लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल नहीं बताया, क्योंकि तुम्हारी हालत देख के लग नहीं रहा है कि तुम लोग डाइजेस्ट कर पाओगे।
तुम्हारी हालत देख के लग नहीं रहा है कि तुम लोग डाइजेस्ट कर पाओगे। एक बार मैं जरा होमवर्क चेक करूं, आज मैंने होमवर्क क्या दिया है, उसके बाद देखते हैं तुम लोग कितना पचा पाओगे कितना नहीं। हाँ, आज का होमवर्क तुमसे हो जाएगा, आज का होमवर्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो तुम तो भाई, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। चलो, ये x और y दोनों मीटर में है, x एंड y बोथ आर इन मीटर, x एंड y इन मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 मीटर। जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी से इसका आंसर दो। इसका आंसर है, मैंने तुम्हें ये लाइन याद रखनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलते हैं, dy बाई dx बोलते हैं। तो हमें इस dy बाई dx को करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4x का डिफरेंशिएशन 4, ठीक है ना, और 5 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। सर एक डाउट है, सर ये 4x का डिफरेंशिएशन 4 कैसे आया? इसके लिए भाई तुम ऐसे सोचो कि अगर तुम 4x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, उसको कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन, x की पावर 1 थी, वो 1 नीचे आ जाएगा और ऊपर बचेगा क्या, 0। तो x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को इस बात में डाउट है, वो एक काम करे, वो जहां सारे रूल लिखे थे ना, वहां पे एक रूल और लिख ले, एक्स्ट्रा रूल लिख ले अपने खुद के लिए। वो एक्स्ट्रा रूल क्या है, वो एक्स्ट्रा रूल है d ऑफ x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि अगर y इज इक्वल टू x है तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अगर तुम इस बात को याद ही रख लोगे तो। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या आ गया, dy बाई dx आ गया, 2x प्लस 4 आ गया। अब मैंने क्या बोला है, मुझे चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, कब चाहिए, x इक्वल टू 2 पे चाहिए, तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2 निकालेंगे, इसमें 2 डाल देंगे, 2 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि 8 आ गया। अब इसका मतलब पता है क्या है, मान लेते हैं, अभी देखो बहुत रफ बना रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करके चेक कर लो, तो 16 माइनस 20 यानी कि नेगेटिव आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो ये पैराबोला कहीं पे भी y 0 नहीं करेगा, खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तो मजा लो इस बात का मजा लो कि अगर मान लो ये पैराबोला है, हो सकता है ये कभी भी y 0 ना हो पाए, इसीलिए इसके रियल रूट नहीं आ रहे। बट मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात ये है कि x इज इक्वल टू 2 पे, अगर आप x इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे और यहां से लाइन खींचेंगे और यहां पे टेंजेंट बनाएंगे, तो ये वाला जो थीटा है ना, उस tan थीटा की वैल्यू तुम्हें पता चल चुकी है कितनी है, 8।
तो तुम्हें जो dy बाई डी एक्स देता है वो क्या देता है पता है? वो देता है स्लोप, कि यहां पे कितना इंक्लिनेशन है, कितनी चढ़ाई है, यहां पे कितनी चढ़ाई है। और अगर तुम्हें मेरी यहां वाली बात से मजा आ गया तो तुम तो कितने खुद ही समझदार हो, ये तुम जानते हो। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स लिखूं और मैं बोल दूं देख बेटा dy बाई डी एक्स आता है 1, और यही तो होता है बेटा क्या? स्लोप। तो गुरुजी इसीलिए क्या गुरुजी, इसीलिए जब y इज इक्वल टू एक्स को हम प्लॉट करते हैं, इसीलिए क्या जब हम y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट करते हैं ऐसे, तो गुरुजी ये एंगल होता है 45 डिग्री। और हाँ गुरुजी tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। हाँ बेटा इसीलिए क्योंकि dy बाई डी एक्स 1 आ गया है और वो कांस्टेंट आ गया है, तो पूरी की पूरी लाइन का स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या आ गया है? कांस्टेंट आ गया है। तो क्या गुरुजी आप ये कहना चाह रहे हो कि गुरुजी जो आपने वो लाइन पढ़ाई थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर मैं dy बाई डी एक्स कर दूं तो गुरुजी कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, और mx में m कांस्टेंट है, x का हो जाता है 1, तो dy बाई डी एक्स m आ जाएगा, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू m आ गया। हाँ भाई यही रीजन है। अब देखो एक बात, शानदार वाली बात, लास्ट बात देखो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बनाते हैं। देख मेरी जान, देखता चल प्लीज, इसको देख क्या बोल रहा हूं, देख ये पैराबोला ऐसे बनेगा। मैंने कहा यार इसका ना स्लोप निकाल दे, तूने कहा सर dy बाई डी एक्स कर देता हूं गुरुजी फटाक से, 2x आ जाएगा। हाँ कर दे। क्या मेरी जान स्लोप खुद x का फंक्शन आ रहा है? हाँ स्लोप x का फंक्शन आ रहा है, तो गुरुजी स्लोप x पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। जब तू देख x 0 डालेगा तो तुझे टेंजेंट ऐसी मिलेगी जिसका स्लोप 0 होगा। जब तू x को 1 डालेगा स्लोप मिलेगा 2, तो टेंजेंट ऐसी बनेगी देख। फिर जब तू x को 3 डालेगा तो यहां पे टेंजेंट क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाएगा। तो जब तू यहां पे x इक्वल टू, या 3 तो थोड़ा दूर पड़ जाएगा, मान लेते हैं 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे जब तू स्लोप निकालेगा तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहां पे जब टेंजेंट खींचेगा उसका स्लोप क्या आ जाएगा? अरे पेन गिर गया, कहां गया? तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा? इसका स्लोप आ जाएगा tan, इस वाले का आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस वाले का tan आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इस वाले का tan थीटा क्या आ जाएगा? 0। तो बेटा देख तू भी समझदार है, देखता जा रहा है कि कैसे कैसे जब पैराबोला पे तुम ऊपर चढ़ोगे तो देख स्लोप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है मेरी जान। तो देख dy बाई डी एक्स क्या बताता है? स्लोप। ठीक है, चलो भाई, तो आज का जो होमवर्क है, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है, मैं मॉड्यूल भी तुम लोग का लेके आया हूं प्रिंट करके, मतलब नॉर्मल प्रिंट है अभी। इसमें ये कर लो तुम लोग एक्सरसाइज 1 में D1 से D17 तक, उसके बाद DPP कर लेना और D1 से D17 कर लेना। ठीक है, ये होमवर्क है।
और देखो, अगर तुम्हें ये लगा कि आज कुछ कम समझ में आया है तो लेक्चर दोबारा देखो, कल का लेक्चर भी देखो और आज का लेक्चर भी देखो, दोनों को देखो भाई, ठीक है। और आज का लेक्चर अगर किसी को लगा कि बोरिंग है तो बोरिंग नहीं था, हैवी था। अब तुम 11th में आ गए हो, इसकी प्रैक्टिस बना लो कि हर दिन सिर्फ मजाक करता रहूंगा तो जिंदगी मजाक बन जाएगी भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैं चाहता तो हवा में उड़ा देता, मैं चाहता तो उसके अंदर कई सारी डिटेल वाली बातें मैं छोड़ देता, मैं कहता बेटा फॉर्मूला याद रख, खुश रह, लेकिन उससे तेरा नुकसान है भाई। तू देख ले क्या करना चाह रहा है। अगर एक बार समझ में आ गया है भाई, जाते जाते दिल खुश कर दो भाई। एक बार अगर तुम्हें सारी कहानी पता चल गई है, जल्दी से भाई एक बार लिख दो यार, मक्खन है।